दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप जानते होंगे कि कल यानी कि 19 अप्रैल से देश में आपको जो चुनाव है वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद पहली बार इलेक्शंस में वोट डाल रहे होंगे, तो बिल्कुल आप वोट डालिए। राइट। एंड बहुत ही सोच समझ के आप इस देश का भविष्य तय करिए। दोस्तों, यहाँ पर ना आज द हिंदू ने जो चीज कवर करी है वो है विद रिगार्ड्स टू बंगाल गवर्नर। मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। दरअसल में अगर हम बात करें ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, इस एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि एक साइलेंस पीरियड होगा। अब आप पूछेंगे सर ये साइलेंस पीरियड का मतलब क्या है? देखिए, जैसे इलेक्शन होने ना 19 अप्रैल को, तो इससे कुछ समय पहले कैंपेनिंग वगैरह बंद हो जाती है। तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो, जहां पर 19 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं ना, उन 102 सीटों के ऊपर कैंपेनिंग एंड हो चुकी है 17 अप्रैल की शाम को। समझ गए? अब इन 102 सीटों पर कैंपेनिंग नहीं हो पाएगी। 17 अप्रैल शाम तक जो हो रहा था वो हो चुका है। इस चीज को बोलते हैं साइलेंस पीरियड। इलेक्शन होने से जस्ट पहले के कुछ घंटे ये साइलेंस पीरियड कहलाते हैं। अब यहां पर आप नोटिस करिए, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंदा बोस जी, अब इनका ना कुछ कार्यक्रम था। इन्होंने कुछ कार्यक्रम करना था, कहां पर? कूच बिहार के अंदर। अब यहां पर इलेक्शन है 19 अप्रैल को। अब जो इनका कार्यक्रम है वो है 18 और 19 अप्रैल को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नोटिस किया कि भाई अगर गवर्नर साहब इन दिनों के अंदर कूच बिहार जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर जो हमारी मशीनरी है उनको कहीं ना कहीं इनकी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है इनके इस एक्शन से कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन है। इस वजह से इनका ये जो दौरा था कूच बिहार का, इसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बोला कि पुलिस हो गया, पोल ऑफिशियल्स हो गया, उनको काफी हद तक ये डिस्टर्ब करेगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इनको वहां पे जाना की बहुत ही इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है कि नहीं? तो ये चीजों के कहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे वायलेट करता है, इसलिए इनका दौरा रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, डेट है आज की 18 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आप और कैसे कनेक्टेड हैं वैसे ओनली है इसके साथ? सर मैंने वीडियोस देखे हैं काफ़ी सारे प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स के आते हैं। 2022 में भी देखे थे, 2023 में तो टाइम ही बहुत कम था, तब भी देखे थे। कौन से प्रीलिम के कौन से वीडियोस? करंट अफेयर्स के जो फ्री में डालते हैं ना यूट्यूब पे सर, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन हर सब्जेक्ट पर वो डालते हैं। हाँ। प्लस इवन अब तो कुछ नया मटेरियल भी आ गया है ऑनलाइन, हर टॉपिक पे बहुत सारा है। प्रीलिम बूस्टर से कैसे हेल्प हुई आपको? करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और तो कब तक लास्ट देखे थे? मैंने तो सारे ही देखे थे जितने भी अवेलेबल थे, हर एक, जैसे साइंस एंड टेक और पॉलिटी, आईआर, एनवायरनमेंट, इवन एनवायरनमेंट का बहुत हेल्पफुल रहा था। तो वो सारा किया था। वीडियोस तो आई हैव सीन ऑल। गॉट इट। दोस्तों, 2 महीने बचे हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आपके प्रीलिम्स के लिए जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने पहले भी आपको बोला था, वो है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस न्यूज में रही है ना, हम धीरे धीरे करके एक एक रोज इसको डिस्कस करते रहेंगे अगले 30 डेज तक, ताकि आपकी प्लेसेस न्यूज काफी हद तक कवर हो जाए। तो देखो, डियागो गार्सिया एक ऐसा प्लेस था जो न्यूज में बहुत रहा है। आपको ये होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताओगे ये जो प्लेस है ये कौन से ओशन में आपको देखने को मिलता है। फिर कल अकॉर्डिंगली हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे अपने कल के प्रीलिम बूस्टर के अंदर। राइट। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एनविल यूज बाय 3 रॉ स्पीशीज ऑफ फिश। क्या मतलब है सर इस चीज का? देखिए, आप लोगों ने ना एनविल सुना होगा, या फिर सुना नहीं तो एटलीस्ट देखा जरूर होगा। राइट। इसको बोलते हैं एनविल। अब यहां पर देखो स्टेटमेंट क्या है कि एनविल को यूज किया गया बाय 3 स्पीशीज ऑफ फिश। ये कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहां पर ना आपको सामने आपको देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही होंगी। इनको हम बोलते हैं सी अर्चिन। ठीक है। सी अर्चिन क्या होते हैं? ये मेरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब जब आप इनको तोड़ते हो ना, इनको तोड़ने के बाद ऐसा कुछ दिखता है, और ये है खाने वाली चीजें। ठीक है। अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं ना, ये कुछ फिशेस की फोटोज हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके जो कोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको यूज किया एज एन एनविल, मतलब जैसे ये हॉर्न होता है ना उसकी तरह यूज किया। और उसको यूज करके क्या किया, इनकी जो बाहर की शेल थी सी अर्चिन की, इसके ऊपर टक्कर मारी ताकि अंदर का ये जो खाना है ये वो खा खाए। समझे इस बात को? तो हुआ क्या है, यहां पर कुछ फिशेस के द्वारा कोरल स्ट्रक्चर्स को यूज किया गया ताकि इनको तोड़ा जा पाए, और इनको तोड़ने के बाद अंदर का जो मटेरियल है वो खाया जा पाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। तो हमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ऐसा किया किसने।
तो यहाँ पर 3 फिश की स्पीशीज हैं, जेनसन रेस, चेकर बोर्ड रेस एंड मून रेस। कल को ये एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि ये तीनों चीजें न्यूज में थी, ये है क्या, क्या ये कोई एस्ट्रोनॉट है, क्या है ये सारी चीजें, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड वगैरह नहीं। आपको ध्यान रखना है ये स्पीशीज ऑफ फिशेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो ये सी अर्चिन्स के प्रेडेटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनको खाने की कोशिश करते हैं। इन फिशेस की अगर मैं बात करूं तो इनके बहुत ही डिस्टिंक्ट आपको कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्मॉल मेरीन फिशेस आपको ये देखने को मिल जाती हैं। छोटा माउथ होता है इनका एज कम्पेयर टू देयर साइज ऑफ द बॉडी, एंड कहीं ना कहीं इनके जो टीथ होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। अब ये फाइंडिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि एनिमल्स के अंदर भी किस तरह से इंटेलिजेंस आ चुकी है, कैसे अगर उनको सी अर्चिन को तोड़ना है ना तो दे हैव देयर वेज। एट द सेम टाइम प्रेडेटर प्री इंटरेक्शन को समझने के अंदर हेल्प करता है। हैबिटेट यूज कैसे कर रहा है फिश, उसके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती रहती है। बात करें अगर सी अर्चिन्स की, मैंने वैसे आपको बताया ही है, इनको आप सी अर्चिन्स बोलते हो। ये एक क्या है, ये ग्रुप ऑफ मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनको एक नाम से जाना जाता है, दैट इज एकिनोडर्मेटा। ठीक है, एक्चुअली ग्रुप को ही इस नाम से जाना जाता है जो ग्रुप ऑफ मरीन अनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसका मतलब होता है स्पिनी स्किन्ड का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हर्बीवोर्स होते हैं कोरल रीफ्स के ऊपर, एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है यूएनसीटेड के रिगार्डिंग। देखो दरअसल में यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो बॉडी है उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, या फिर इसको आप फुल फॉर्म इसकी नोट कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हर साल ना इसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी ये 2024 की जो रिपोर्ट है हमारे सामने आई है, एंड इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 2024 के अंदर 6.5% से ग्रो करेगी। कहीं ना कहीं एमएनसी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक्सपेंड कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं भारत का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। थोड़ा और जाने अगर यूएनसीटेड के बारे में, तो आप नोटिस करोगे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा 1964 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना, इंटर गवर्नमेंटल का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे देखो कल को अगर आपके सामने स्टेटमेंट आता है कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये परमानेंट बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 195 मेंबर्स हैं इसके। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो है ही है जो इसके द्वारा रिलीज की जाती है, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वो भी यूएनसीटेड ही आपके द्वारा रिलीज करता है। एट द सेम टाइम जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक तरफ, दैट इज स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता आप जानते होंगे, स्वच्छता का मतलब होता है क्लीनलीनेस, बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं पखवाड़ा की, पखवाड़ा यानी कि पक्ष, पक्ष का मतलब 15 दिन, ठीक है ना, तो पखवाड़ा उस चीज को बोलते हैं। तो दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा को लॉन्च किया गया है फ्रॉम 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। तो पखवाड़ा से 15 दिन, ये 16 अप्रैल से 30 अप्रैल वाले, एंड यहाँ पर काम क्या होगा, क्लीनिनेस का। इनफैक्ट ना यहाँ पर स्वच्छता प्लेज भी ली गई, ठीक है ना, कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अपने एरियाज को स्वच्छ रखेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली मिनिस्ट्रीज के सारे लोगों ने इस तरह से यहाँ पे प्लेज ली है। अब क्या क्या चीजें होंगी इसके अंतर्गत, देखो एक्चुअल में क्या है, एक तो जो उनके सारे डिपार्टमेंट्स के आप जानते हो रूम वगैरह काफी बार गंदे होते हैं, उनकी पूरी क्लीननेस करी जाएगी। प्रॉपर जो भी आइटम्स हैं जो पुरानी हो चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनको ऑक्शन किया जाएगा अगर रिक्वायरमेंट होती है। एट द सेम टाइम कई बार ना ऐसी फाइलें होती हैं जिनके ऊपर कई सालों साल धूल पड़ी रहती है, कोई उनको खोलता ही नहीं, तो उनको रिव्यू किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो फिजिकल फाइल्स हैं उनकी डिजिटल कॉपीज बनाई जाएंगी, एंड अगर लगता है यार कोई फाइल्स ऐसी हैं जो इररेलेवेंट हो चुकी हैं पूरी तरह से, उसको खत्म भी किया जा सकता है, उनको साइड भी किया जा सकता है, ताकि कहीं ना कहीं स्वच्छता बनाई जा पाए। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री द्वारा ये भी प्रपोज किया गया है कि इंट्रा स्कूल ऐसे कंपटीशन होगा बच्चों के बीच में, जो कहीं ना कहीं ये बताएगा, यूथ को अवेयर करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे आप अवार्ड सेरेमनी भी होगी ऑन द एंड ऑफ द पखवाड़ा 30 अप्रैल 2024 को, जहां पर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे प्राइजेस दिए जाएंगे जिन्होंने भी इन पैरामीटर्स पे खरे उतरे होंगे। ठीक है, तो ये स्वच्छता पखवाड़ा कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। 2016 के अंदर जो उस समय मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसका नाम आज के समय आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखने को मिलता है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि कहीं ना कहीं 15 दिन को हम यूटिलाइज करें, ताकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अच्छे से क्लीननेस वगैरह के इश्यूज को हम कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर पाए। एंड प्रॉपर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है थ्रू द स्वच्छता समीक्षा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड
पूरा गवर्नमेंट का फोकस रहता है ताकि क्लीननेस को प्रमोट किया जा पाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज जस्ट लिक। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इंडिया और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी। इस एडिशन की स्टार्ट हुई थी 2019 के अंदर, पहला एडिशन तब स्टार्ट हुआ था। फिर इस तरह से हर साल ये होता है, एक साल इंडिया में, फिर दूसरे साल उज्बेकिस्तान में, फिर इंडिया में, फिर उज्बेकिस्तान में, इस तरह चलता रहता है। तो 2023 में जो हुआ था ना, ये हुआ था पिथौरागढ़ इंडिया के अंदर ही, आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। इस साल 2024 के अंदर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका तरमेज उज्बेकिस्तान के अंदर। तो भारत की आर्मी वहां पे गई है, यहाँ पर जाके हम आपस में अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। मिलिट्री कॉपरेशन इससे बढ़ेगा, हमारी कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी दोनों की, क्योंकि तो नोटिस करो ना, काफी सारे एरियाज के अंदर आपको माउंटेनियस रीजन हो गया, सेमी अर्बन टेरेन देखने को मिलता है, तो वहां पर कैसे मिलकर काम किया जा सकता है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बाकी फोकस रहता है फिजिकल फिटनेस, ज्वाइंट प्लानिंग, टैक्टिकल ड्रिल्स और स्पेशल आर्म स्किल्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। देखो पिछले कुछ दिनों से इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर भी बोला है कि सारे सीनियर सिटीजन को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा स्कीम के बारे में जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात तो ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि यहाँ पे जो पैसा होता है ना, वो आपका कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एंड बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इन दोनों के बीच में शेयर किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की टाइप ऑफ स्टेट कैसी है। यहाँ पर दो मेजर हेल्थ इनिशिएटिव देखने को मिल जाएंगे। पहला है HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर आपकी जो भी बेसिक सर्विसेज होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, वो प्रोवाइड करी जाती हैं, उनके लिए बेसिक एक चीजें पता लग जाती हैं। दूसरा जो पार्ट है दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर फोकस ये रहता है कि आपको हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जा पाए, इंश्योरेंस कवरेज कह सकते हो, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर फैमिली की ना कोई लिमिट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ लोगों को बेनिफिट मिल सकते हैं। देयर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज इन दिस स्कीम। तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यहाँ पर सारे आपके सेकेंडरी केयर और ज्यादातर आपकी टर्शरी केयर प्रोसीजर्स को यहाँ पे देखकर आप किया गया है। जो प्राइमरी चीजें होती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, वो यहाँ पे कवर हो गया आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था उसके माध्यम से। यहाँ पर सारी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को भी कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर में कोई बीमारी होगी उसको कवर करना है, नहीं, जितनी भी चीजें थी सब कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर डे का, मतलब पर हॉस्पिटलाइजेशन का भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का था, उसके हिसाब से बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड साथ ही साथ इससे पहले भी एक स्कीम हुआ करती थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अंदर जो बेनिफिशरीज थे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी इंक्लूड कर लिए गए। फोकस यही था कि देखो लोगों को जब इस तरह की इंश्योरेंस कवरेज मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका खुद का खर्चा हेल्थ के ऊपर थोड़ा कम होता है, और जो खासकर जो गरीब लोग हैं उनका तो जो मेडिसिन हो गया, मतलब इलाज की वजह से जो कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस करनी पड़ती है ना, उस दिक्कतों को कम करने के लिए एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्कीम काफी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस। देखो आर्कटिक के बारे में पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ। जब मैं बात करूँ ना आर्कटिक रीजन की, तो आप जानते होंगे धरती का नॉर्दर्न मोस्ट पोलर रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये काफी हद तक आइस से घिरा रहता है। यहाँ पर आपको टोटल 8 देश देखने को मिल जाएंगे। एक तो हो गया आपका कनाडा, USA, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर ना बहुत ही ठंडे विंटर्स, बहुत ही ठंडे समर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ट्रीज वगैरह बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बट कुछ वार्मर एरियाज होते हैं वहाँ पे श्रब्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, एंड मैक्सिमम वो 2 मीटर की हाइट के आसपास यहाँ पे ग्रो कर पाती हैं। वेजिटेशन की बात करें तो आपको लाइकन्स हो गया, मॉसिस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि टुंड्रा इकोसिस्टम का पार्ट फॉर्म करते हैं। बाकी छोटी छोटी श्रब्स, ग्रासेस, हर्ब्स, ये भी कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली गई है, द आर्कटिक्स प्लास्टिक क्राइसिस, टॉक्सिक थ्रेट्स टू हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिजिनस लैंड्स। तो ये नाम पता होना चाहिए, द आर्कटिक्स प्लास्टिक क्राइसिस। इसको रिलीज किया गया है अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स एंड इंटरनेशनल पोल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क के द्वारा। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या, ये बात हुई कैसे। देखो दरअसल में क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। अब जो यूनेप इस पर्टिकुलर असेंबली के अंदर ना 2022 के अंदर अगर हम बात करें, तो वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट करी यूएनएप को, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को, कि एक हमारे पास ना INC होनी चाहिए, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग
कमेटी, जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं प्रॉपर अप्रोच बनाएं कि प्लास्टिक का पूरा जो साइकिल है उसको कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या इश्यूज आते हैं उनको हम एड्रेस करें। इस वजह से स्टार्टिंग किसकी हुई? इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की। तो अभी पता क्या था, अभी यहाँ पे फोर्थ इंडियन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का सेशन होने वाला है 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल। उसके जस्ट पहले हमें ये रिपोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि हमें हेल्प करेगी आने वाले टाइम के अंदर कैसे प्लास्टिक वेस्ट को हम टैकल कर सकते हैं, ये सारी बातें। इस पर्टिकुलर कमेटी के सेशन से 4 होने से पहले 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा तो अभी होने वाला है अगले हफ्ते जो स्टार्ट होगा। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात करी गई है कि कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे ना तो आर्कटिक रीजन पे बहुत ही तेजी से बहुत सारे केमिकल्स, प्लास्टिक वो इकट्ठा होते जा रहे हैं और ये लोकल रीजन कारणों की वजह से भी है एंड ग्लोबल सोर्सेस का भी इसके पीछे भी एक मेजर रीजन बना है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वहां पर रहने वाले 13 मिलियन इनहेबिटेंट्स की जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। साथ में अगर हम बात करें आर्कटिक, आप जानते हो बहुत तेजी से गर्म भी हो रहा है, जिस वजह से जो लोग हैं वहां के वो अपनी लैंड से दूर जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं वहां से छोड़कर दूसरे एरियाज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो ट्रेडिशनल फूड हो गया, उनके सेक्रेट प्लेसेस, कल्चर प्रैक्टिस, उनका एक्सेस भी उनके लिए खत्म हो चुका है। तो ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है अपने आप में काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट ने बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं सूडान की, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सूडान आपका सदर्न अफ्रीका के अंदर तो नहीं है, तो कहां पर है सर? ये है आपका नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कोरल्स, तो बिल्कुल एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है आपका जूजेंथली के साथ, तो सेकंड इज करेक्ट। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। साथ ही आज का आप होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, तो ये वाला आप मुझे आंसर बता सकते हो। आई थिंक ये इससे पहले भी डिस्कस किया था कुछ महीने पहले, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आंसर मुझे डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा होमवर्क आपका रहेगा 2023 का इकोनॉमी का ये क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन के बारे में यहाँ भी यूपीएससी ने हमसे पूछा था। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा एक मैंने होमवर्क कल आपको कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग दिया था। यहाँ पर पहली बात वो कह रहा है कि ज्यादातर जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं वो ट्रॉपिकल वाटर में होते हैं, ये बात ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी लिखा है, ये नहीं कहा कि सभी कोरल रीफ्स, नहीं, मेजॉरिटी होता है, यस, तो वो बात ठीक है। आपके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में ही मेजॉरिटी ऑफ कोरल रीफ्स देखने को मिल जाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें कि 1/3 से भी ज्यादा वर्ल्ड के कोरल रीफ्स आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये बात भी ठीक है। आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो तो सुना ही होगा, इसके साथ ही इंडोनेशिया, फिलीपींस आर्किपेलागो, यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको रीफ्स की देखने को मिल जाती है और अच्छी खासी कोरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तीसरा कह रहा है कि कोरल्स में आपको अच्छे खासे एनिमल फाइला देखने को मिल जाएंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। ऐसा भी कई साइंटिस्ट मानते हैं कि 25,000 से भी ज्यादा स्पीशीज कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कुछ मेजर रीजन से देखने को मिलती है, तो थर्ड भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था इकोनॉमी का, यहाँ पर पूछा था कि क्या क्या चीजें हैं, तो पहला आप नोटिस करोगे, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो फूड की वेटेज होती है वो सीपीआई में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, कि जो सीपीआई के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना तो जो वेटेज है वो 50 से थोड़ी सी कम है, ठीक है, 50 के आसपास है मतलब, तो और डब्ल्यूपीओ में थोड़ी कम होती है। दूसरा जब बात करते हैं होलसेल लेवल की, तो वहां पर हम सर्विसेज तो देखते नहीं, सीपीआई के अंदर बिल्कुल देखी जाती है। मतलब डब्ल्यूपीआई क्या कवर करता है? ओनली एंड ओनली गुड्स, वेयर सीपीआई के अंदर कवर क्या होता है? सर्विसेज भी होती हैं और गुड्स भी होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने ना जो आपका डब्ल्यूपीआई है उसको अडॉप्ट किया है एज अ की पॉलिसी रेट, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जब भी कुछ चेंजेस करने होते हैं रेपो रेट के अंदर तो डब्ल्यूपीआई को देखता है नहीं, वो देखता है आपका सीपीआई कंबाइंड को, कि सीपीआई कंबाइंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर कहीं ना कहीं अगर रेपो रेट हो गया या और चीजें हो गया वो अकॉर्डिंगली देखी जाती है कैसे चेंज करनी है। तो पहले दो करेक्ट है, तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।